नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर यही थी कि बीजेपी के दफ्तर में आखिर चीनी डेलीगेशन, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का जो डेलीगेशन है, वो कैसे पहुंचा। और राजनीतिक रूप से, यानी कि जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, वो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है उसको जवाब देना कि आखिर चीनी डेलीगेशन कैसे गया वहां पर। और ये जो एक बड़ा सवाल है, आज इसको लेकर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कांग्रेस ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़े किए। आखिर ये क्या हुआ और कैसे हो गया? क्या हम गलवान भूल गए? क्या हम जो हमारे बॉर्डर्स पर चीनी सेना ने आकर कब्जा किया, क्या हम उन चीजों को भूल गए? ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में। और आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मीनू जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। मीनू जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है कि क्या चाइना के सारे खून मोदी जी ने माफ कर दिए हैं और इसीलिए चीनी डेलीगेशन को बुलाकर बीजेपी के दफ्तर में दावत दी गई? नीलू जी, जो गलती मोदी जी ने अमेरिका के साथ संबंधों में करी, एग्जैक्टली सेम गलती यहाँ दोहरा रहे हैं। वो ही जैसे कि अमेरिका के साथ इतना ज्यादा, उतना क्लोज चले गए कि अब की बार ट्रम्प सरकार तक मामला पहुंच गया और उसका बैकफायर हुआ, बैकलैश आया कि आप कैसे दूसरे देश के चुनाव में ये कर रहे हैं और आप वहां संभाल नहीं पाए। अपनी जो प्रॉक्सिमिटी थी, क्लोजनेस थी, आपने इतनी बढ़ा ली कि उसको आप हैंडल ही नहीं कर पाए बाद में। तो ऐसे ही आप यहाँ कर रहे हैं क्योंकि आपको वहां से रिजेक्शन मिला है अमेरिका से, तो आप क्या है कि उछल के चाइना की गोद में चले गए हैं। लेकिन वहां देखा आपने कि जो चाइना के साथ आपको अब आप ओवरबोर्ड जा रहे हैं, मतलब, और ये उसके बावजूद जा रहे हैं जबकि वो गलवान में आपकी जमीन पे कब्जा दबाए बैठा है, आपके यूरिया की सप्लाई रोक देता है, आपके किसान परेशान हो जाते हैं, आपको रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई रोक देता है, तो आपकी जो है सारी जो काम रुक जाते हैं। और उसके बावजूद, और वो अभी हाल में ही 6 महीने भी नहीं गुजरे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सैन्य अधिकारियों ने एडमिट किया कि चाइना लाइव लोकेशन दे रहा था, टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था पाकिस्तान को। और उन्होंने अभी अभी कहा है कि हमने सीज फायर करवाया था, हमारी भी भूमिका थी उसमें। उसके बावजूद देखिए, मैं ये मानती हूँ, चलिए 1 मिनट के लिए मैंने ये माना कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो सकता है कि चलिए राब्ता आप कर रहे हैं क्योंकि आप एक ही रीजन में रहते हैं, इमीडिएट पड़ोसी हैं, तो आपको वहां से सबक मिला अमेरिका से, तो इसलिए आप यहाँ आ गए और इनसे बातचीत कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप बीजेपी, और बताया जा रहा है कि संघ के नेताओं से मुलाकात, बीजेपी की पार्टी लेवल पे आप क्या सीखना चाहते हैं चाइना से? क्या सीखना चाहते हैं? आपकी पार्टी तो बड़ी अनुशासन कार्डर बेस्ड पार्टी है, आपको क्या सीखना है चाइना से? क्या आप थियाननमेन स्क्वायर कैसे किया था आपने, मैसाकर जो हुआ था, वहां स्टूडेंट का 10,000 स्टूडेंट मार दिए थे, वो सीखना चाहते हैं क्या आप? कि तुम्हारे यहाँ भी, तो आपको ये खतरा है क्या कि हमारे यहाँ भी होने वाला है ऐसा कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट जिसके लिए हमें टेक्निक सीखनी है उनसे? मजे की बात, मीनू जी, मजे की बात ये है कि अब लोगों को बीजेपी का जो इकोसिस्टम है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए इसमें बुराई क्या है, हम तो संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की बातें आती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पवन खेड़ा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका एक छोटा सा अंश है, उसको सुन लेते हैं और उसके बाद सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी आऊंगी। पहले सुन लेते हैं पवन खेड़ा को, आइए सुनते हैं। जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, वैसे चीन ने भी दावा किया, साहब मध्यस्थता की थी ऑपरेशन सिंदूर में। जवाब आया यहां से? कोई जवाब नहीं आया। आंखें नीची हैं, हाथ आगे बंधे हुए हैं, झुके हुए। झुका हुआ प्रधानमंत्री ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा जो इस तरह नतमस्तक हो जाता है दुश्मन के सामने। मैंने आपको फर्टिलाइजर का बताया, मैंने आपको डोकलाम का बताया, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का बताया, जहां घुसपैठ करने के लगातार प्रयास चीन करता रहता है। शक्सगाम का बताया, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को कैसे नक्शों में बार बार अपना बताया जाता है, नाम बदले जाते हैं, चीन बार बार करता रहता है, यहां से कोई जवाब नहीं जाता। चलिए चीन तो छोड़िए, बहुत बड़ी बात है, नेपाल तक कर देता है या चुप रहते हैं। तो भारी मिलिट्री मौजूदगी चीन ने बनाई, बफर एरिया बनाया, जो मई 2020 से पहले की जो यथास्थिति थी, जिसके बारे में हम बोल बोल कर थक गए, आप लोग सुन सुनकर थक गए, लेकिन इनकी कान में जूं नहीं रहेगा। स्टेटस को एंटे जो 2020 अप्रैल मई का था, क्या वो रिस्टोर हुआ है? कोई जवाब नहीं हुआ है, आप जानते हैं। और मोदी सरकार
चीन के मजदूरों को वीजा देकर हम अपने मेक इन इंडिया और पीएलआई योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं साहब? क्या आपको इतनी क्या मजबूरी है? पैंगोंग के रास्ते से मिलिट्री के पुल बनाए जा रहे हैं, मोदी सरकार चुप, कोई जवाब नहीं। कितने उदाहरण दें हम आपको ये बताने के लिए कि चीन की जो हमारी विदेश, चीन के प्रति जो हमारी विदेश नीति है, आज सिर्फ चीन पे ज्यादा बात कर रहे हैं, उसका नुकसान आने वाले कई कई दशकों तक यह देश झेलेगा। एक वाटर बॉम्ब जो ब्रह्मपुत्रा के वहां जो डैम बना रहा है चीन, वो भी एक उदाहरण है जहां ये कुछ नहीं बोले, चुप। उल्टा इनके चहेते मुख्यमंत्री, क्या नाम है, हिमंता बिस्वा शर्मा, जस्टिफाई करते हैं, अरे साहब क्या नुकसान, कोई नुकसान नहीं होगा। आंख बंद कर लेने से मुसीबत थोड़ी टल जाती है, लेकिन नहीं, सब आंख बंद किए हुए हैं, मुंह बंद किए हुए हैं, हाथ बांधे हुए हैं। तो आपने सुना कि पवन खेड़ा ने क्या कहा कि मोदी जी के आज हाथ पैर क्यों बंधे हुए हैं, मोदी जी ने एक तरीके से सरेंडर कर दिया है। मैं मीनू जी को चाहूंगी कि अपनी बात को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ। मीनू जी सॉरी आपको रोका क्योंकि मुझे पवन खेड़ा की बाइट प्ले करनी थी, अब आप बोलिए प्लीज। नो प्रॉब्लम, वो भी जरूरी था कि ऑपोजिशन पार्टी का क्या स्टैंड है, वो बहुत जरूरी था दर्शकों को बताना। देखिए अभी आपके एक चैनल, दूसरे चैनल पे आपके साथ ही डिस्कशन हो रहा था कि चाइना की कंपनीज को पावर इक्विपमेंट सप्लाई करने का ठेका देने की बात हो रही है, रॉयटर ने ये खबर लीक की है। तो आप मतलब जो पावर इक्विपमेंट कंपनी अपने देश में बना रही हैं, BHEL और L&T, उनका धंधा बंद करके और आप चाइना को की कंपनियों को फायदा पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये किस तरीके का आपका देश प्रेम और किस तरीके का राष्ट्र प्रेम है कि आप अब चाइना के ऊपर पूरी तरीके से उसके ऊपर न्यौछावर होने की आपकी तैयारी हो रही है। एक वो जमाना था कि आपने टिकटॉक बैन कर दिया और ये कर दिया और वो पता नहीं क्या, एक राष्ट्रवाद का उबाल आ रहा था, और आप विपक्ष को, राहुल गांधी को आप कितना कोसते हैं कि आप क्यों मिले चाइनीज पार्टी के डेलीगेशन से, क्यों, क्या आपकी क्या बातें हुई। अरे अब आप किस मुंह से राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज करेंगे? मतलब आपके लिए क्या है कि आपके लिए कुछ और स्टैंडर्ड्स हैं और उनके लिए विपक्षी पार्टी के लिए आपके कुछ दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं। और अचानक से जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो आपकी डार्लिंग हो कैसे गई? आप तो बहुत जमाने से चाइना गए नहीं है, 2020 के बाद से तो आपका राब्ता ही टूटा हुआ था। लेकिन अब जब से आपको वहां से मार पड़ी है अमेरिका से, आप वहां SCO में भी पहुंच जाते हैं और आप वहां ये आपके कंपनीज का पावर इक्विपमेंट भी सप्लाई कर देते हैं। और हद तो आज हो गई कि जब पार्टी टू पार्टी, मतलब आप कम्युनिस्ट पार्टी, मेडिकल इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी से तो आज तक नहीं मिले होंगे बीजेपी के लोग, इनकी कोई आज तक मीटिंग नहीं हुई होगी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी से, और दुनिया भर की गालियां देते हैं उनको। इंडियन का वामपंथी होना तो मतलब इनके हिसाब से गाली है, और लेकिन उनको गले लगा रहे हैं, उनके साथ आप बैठ के वहां पकौड़े आपके खाए जा रहे हैं बैठ के। तो किस हैसियत है? देखिए देश पूछेगा, और आप इस तरीके से देश की जनता का मूर्ख नहीं बना सकते। अंधभक्त बनते हैं, मूर्ख बने, लेकिन हम और आप तो सवाल करेंगे और सवाल किया जाएगा। और हम जनता को, हम अपने दर्शकों को भी जगाना चाहते हैं कि जागो जनता, जागो, देखिए आपके साथ क्या खेल हो रहा है। आपको कहते हैं कि छोटी आंख वाले गणेश जी मत खरीदिए, और आप उनकी पार्टी के लोगों के साथ बैठ के चाय पानी पी रहे हैं। मतलब आप कितना मैं जनता की आंख में कितना धूल झोंकेंगे। और अब जनता को जरूरत है जागने की, कि इतना ज्यादा बेवकूफ मत बनिए कि आप अपनी अकल को ताक पे रख दें। जागिए और समझिए। और आपको समझा रहे हैं, आप ये जनगण मन जैसे चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि भाई इनके बहकावे में ना आए। जी बिल्कुल। अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ, वही सवाल जो मैंने मीनू जी से किया था कि क्या आज चाइना के सारे खून मोदी जी ने माफ कर दिए हैं? हम गलवान को भूल जाएं, हम अरुणाचल प्रदेश में जितना स्टेक क्लेम किया उन्होंने वो हम भूल जाएं। अभी कल भी चाइना ने ये कहा कि दे हैव स्टेक क्लेम ओवर द शक्सगाम वैली इन कश्मीर। क्या उन सारी चीजों को हम भूल जाएं एक तरीके से? आज मोदी जी क्या ये कह रहे हैं कि अब हमने चाइना को क्लीन चिट दे दिया, हमें चाइना से कोई शिकायत नहीं है, आप हमारे देश में आइए, बैठिए, आप जितनी भी हमारा लैंड है आप उसको कैप्चर करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Is that the message which Prime Minister Modi or the Modi government is trying to send today?
नहीं, मेरे ख्याल से ये मजबूरी में लिया गया फैसला है। इन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाया होगा, वो लोग जबरदस्ती घुसे होंगे और ये लोग रोक नहीं पाए हैं। ऐसी इसको ऐसा मानिए कि लेकिन कोई एक दाद जो बीजेपी का फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने तो बकायदा बुलाया है और उस पर पोस्ट किए हैं, तो हम ये कैसे माने कि वो जबरदस्ती बीजेपी के ऑफिस में घुस गए? जी, बताता हूँ। मेरे घर में अगर कोई बहुत बड़ा गुंडा है और वो बंदूक लेके आ जाए और कहे कि मैं बैठूंगा तुम्हारे घर में, मुझे चाय भी पिलाओ, बिस्किट भी खिलाओ और मेरे साथ हंसो भी और मेरा फोटो भी लो साथ में, तो मुझे लेना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक समस्या इनकी ऐसी आ गई है कि इस तरह का काम, क्योंकि हिंदुस्तान में आप किसी भी व्यक्ति को पूछ लीजिए, हिंदुस्तान का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थन करता हो या किसी पार्टी का नहीं समर्थन करता हो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जनरली हम ये मानते हैं भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पर कन्याकुमारी से कश्मीर 3000 किलोमीटर है, लेकिन एक कन्याकुमारी से भी 1000 किलोमीटर नीचे अंडमान निकोबार का एक इंदिरा पॉइंट है, जो कि कश्मीर से करीब 4000 किलोमीटर दूर है। वो इंडोनेशिया से 163 किलोमीटर नजदीक है। तो आप कश्मीर से लेकर इंदिरा पॉइंट निकोबार तक जाके भारत के किसी भी नागरिक को पूछिए, वो कहेगा कि भारत का सबसे बड़ा खतरा, भारत का नंबर 1 दुश्मन चीन है। सबको पता है, कहीं किसी हर बच्चे को ये पता है। उसका कारण ये है कि आप भारत का नक्शा देखिए तो गुजरात से लेके, एक तरह से आप गुजरात से लेके कश्मीर तक जाइए, उसके बाद नीचे आते आते आप उत्तराखंड वगैरह होते होते आप अगर चले जाइए असम तक, उसके बाद म्यांमार तक, उसके बाद आप अंडमान तक जाइए, तो ऊपर से एक तरह से यहाँ तक चीन ने आपको घेर के रखा हुआ है। पहले पाकिस्तान के साथ जो है उसके संबंध है, वो सबको पता है कि वो अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो भारतीय सेना ने चाइना के बने हुए मिसाइल के पुर्जे दिखाए थे कि ये पाकिस्तान चाइना के मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। चाइना के JF-10 और JF-17 हवाई जहाज का इस्तेमाल हुआ था भारत के ऊपर बमबारी करने के लिए। चाइना के सैटेलाइट का इस्तेमाल हुआ था। तो चाइना पाकिस्तान को मदद करता है, सबको पता है। चाइना खुद क्या करता है, चाइना खुद गलवान में आपके खिलाफ घुसता है, डोकलाम में घुसता है। अरुणाचल प्रदेश का एक कोई नागरिक है, कोई महिला, वो टोक्यो से जा रही थी लंदन, बीच में उसको शंघाई में, चीन के शंघाई में एयरपोर्ट में हवाई जहाज बदलना था, उसका पासपोर्ट देख के कहा कि अरुणाचल मतलब चीन है। मतलब चीन की हालत यह है कि आज सुबह सुबह उसने कह दिया कि जम्मू कश्मीर का जो शख्सगाम इलाका है वो हमारा है। तो चीन इतना सब आपके खिलाफ जब कर रहा है, वैसे में आप अगर उसको बुला के अपने ऑफिस में बैठा के भाजपा के मुख्यालय में आप उसके साथ चाय पानी दे रहे हो, स्वागत कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? पूरा का पूरा भारत का हर नागरिक इसके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में भी आप भारत में 274 ऐप्स चीन के बंद करके रखे हुए, बैन करके रखे हुए हैं। उदाहरण के लिए टिकटॉक दुनिया में सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, भारत में नहीं इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपने बैन करके रखा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री जी गणेश चतुर्थी से पहले आए थे, बोले कि छोटी आंख वाली गणेश जी को खरीदना बंद कर दीजिए, चीनी सामान का बॉयकॉट करने की बात करते हैं। ये सब तो बीजेपी करता है, बीजेपी का इकोसिस्टम करता है। वैसे में ये बैठ कैसे गए? ये एक तरह से बहुत दिलचस्प वाकया हुआ है। अब मैं आता हूं कि ये कारण क्या बना है। आपने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो जबरदस्ती आ जाएगा। जबरदस्ती आते हैं, कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी को हमें पता है, बीजेपी में दो तरह के लोग होते हैं। एक बीजेपी के लोग होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, एक बीजेपी का सैद्धांतिक उसकी मात्र संस्था है आरएसएस। तो आरएसएस का आप मॉडल देखिए, तो आरएसएस का आदर्श कौन है? आरएसएस का जो आदर्श है, आरएसएस के सत्ता केंद्रीकरण का आदर्श मॉडल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, क्योंकि वहां पर चीन में संगठन की तानाशाही है। चीन में व्यक्ति की तानाशाही नहीं है, लेकिन एक संगठन की तानाशाही है। चीन में केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। चुनाव भी होते हैं, लेकिन एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है, वही चुनाव जीतती है, वही चुनाव हारती है, मतलब एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है। आरएसएस क्या करता है? आरएसएस जब कहता है एक देश एक विधान एक फलाना एक ढिमकाना, तो वो भी तो एक समूह की तानाशाही की बात करता है। इसका उदाहरण आप देख लीजिएगा, तो 1 साल पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो सूरत नाम का एक शहर है, मीनू जी जानती हैं, मीनू जी शायद उस शहर को जानती है। 20 लाख लोग सूरत के बिना वोट डाले उनको एक MP मिल गया। क्यों मिला भाई? क्योंकि बीजेपी ने बाकी सारे कैंडिडेट का नाम वापस ले लिया। मतलब चुनाव ही नहीं हुआ है, जो पार्टी मतलब एक कैंडिडेट जीत गया, लोगों ने वोट ही नहीं डाला। तो आरएसएस के सत्ता केंद्रीकरण का जो आदर्श मॉडल है, वो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन की तानाशाही है, ये आरएसएस का है। लेकिन दूसरी तरफ होता क्या है, आप आरएसएस से जब बीजेपी में आते हैं और चुनाव लड़ते हैं, और जब आप चुनाव जीत जाते हैं, आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, आप सरकार बन जाते हैं, बीजेपी वालों के लिए चीन का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ CCP, उनका कम्युनिस्ट पार्टी, उनका
आदर्श नहीं है। बीजेपी वालों के लिए अमेरिका की जो भौतिक मौज है वो उनका आदर्श मॉडल है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से लेके भारत के विदेश मंत्री से लेके भाजपा का हर छोटा छुट भैया नेता भी है ना, उसका बेटा या तो अमेरिका का नागरिक है या तो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है। अब जो है भाजपा एक साथ दो पाले पर बैठी हुई है और दोनों विरोधाभासी पाला है। आरएसएस के लिए आदर्श है चीन और भाजपाइयों के लिए आदर्श है अमेरिका। और चीन और अमेरिका आपस में क्या करते हैं? आपस में दोनों की लड़ाई है, क्योंकि चीन कम्युनिस्ट है और अमेरिका कैपिटलिस्ट है। आज जितना भी ट्रंप साहब ये जो दुनिया भर के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं वो किसके खिलाफ लगा रहे हैं? चीन के खिलाफ ही तो लगा रहे हैं, ताकि चीन उनसे ताकतवर नहीं बने। तो एक तरफ तो दुनिया भर में चीन और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं। आपका जो अपना खुद का इकोसिस्टम है वो खुद इस पाखंड में फंसा हुआ है कि आपके जो सिद्धांत हैं वो चाइना की तरफ झुके हुए हैं और आपका जो व्यवहार है वो अमेरिका की तरफ झुका हुआ है। इसी को कहते हैं झूला झूलना। मतलब झूला इतना जोर से इधर से उधर झूल रहे हैं, कहीं बीच में खड़ा ही नहीं हो रहा है। इसके चलते हमारे बचपन में हमारे माता पिता कहते थे बहुत ज्यादा देर तक झूला मत झूलना, नहीं तो झूला रुक भी जाएगा ना, तो तुम खड़े होगे तो बिना बैलेंस के गिर जाओगे। झूला नहीं भी, खाली जमीन पर भी तुम खड़ा नहीं रह सकते क्योंकि सर चक्कर आने लगेगा। तो मेरे ख्याल से अब जो आप पूछ रहे हैं कि इस तरह से हुआ क्यों, ये जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और ट्रंप हैं, दोनों ने बीजेपी के इस असंभव पाखंड के चलते, ये जो बीजेपी की जो असंभव पाखंड को चलाने की उनकी मजबूरी है, ये एक पाखंड है और असंभव है, लेकिन बीजेपी के साथ ये मजबूरी है क्योंकि उनका आरएसएस के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी आदर्श है और बीजेपी वालों के लिए अमेरिका आदर्श है। तो शी जिनपिंग और ट्रंप दोनों इस असंभव पाखंड को चलाते रहने की मजबूरी को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। इसीलिए आए दिन मोदी सरकार को बजाते रहते हैं, आराम से बजाते हैं। कल देखिएगा सर्जियो गोर आए थे, भारत के प्रधानमंत्री से बाद में मिले, सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कह दिए कि हम तो भारत को पैक्स सिलिका नाम के एक नए गठबंधन में शामिल कर रहे हैं। अरे भैया, गठबंधन में शामिल करना है तो भारत के प्रधानमंत्री को पूछोगे ना, इनविटेशन पब्लिक को क्यों दे रहे हो? अब दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री से बाद में मिले, अब भारत के प्रधानमंत्री बोले क्या कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। मतलब आपको एक ऐसी दिक्कत में फंसा रहा है। अमेरिका ने वैसा फंसाया और कल वैसा किया। कल तो कहा कि भारत अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज क्या कर दिया? आज सुबह सुबह आप ठीक ढंग से उठे भी नहीं थे, ढंग से पेस्ट भी नहीं किए थे हमारे प्रधान जी, और ठोक दिया कि 75% 50% था ईरान के ऊपर और 25% टैरिफ ठोक दिया। मतलब कल आपको मिठाई खिला रहा था और आज आपको इंजेक्शन दे रहा है। ये दोनों का कल चॉकलेट दिया, आज इंजेक्शन दे दिया। चीन ने भी यही किया। चीन का कल प्रतिनिधिमंडल आता है और भाजपा के कार्यालय में उसका स्वागत सत्कार होता है, बिस्किट वगैरह खाता है। वो लोग भी इनको कुछ चॉकलेट दिए होंगे और 24 घंटा नहीं बीतता है, चीन में बैठे बैठे, बीजिंग में बैठे बैठे उनकी जो क्या कहते हैं विदेश विभाग की कोई महिला है, वो बोल देती है कि शख्सगाम जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वो हमारा है। मतलब तुम पहले मेरे घर आए, मेरे घर में चाय पिए, बाहर जाके दुनिया को बोल दिया कि वो उसका घर ही नहीं था, वो तो घर मेरा है। मतलब ये तो आबेल मार की स्थिति हो गई। इसका मतलब ये है, ये जो स्वघोषित विश्वगुरु मोदी सरकार इतना सब चीन कर रहा है, लेकिन अगर स्वघोषित विश्वगुरु मोदी सरकार उस तक अगर नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये जो चूचू का मुरब्बा वाला इनका मॉडल है, ये भारतीय संस्कृति का मौलिक जो मॉडल है, विकेंद्रीकरण की सादगी, उसका ये प्रतिबिंब नहीं है। ये एक उधार का मॉडल लिए हुए हैं, 50% चाइना 50% अमेरिका। ये चूचू का मुरब्बा का जो मॉडल है, इसके चलते ये बीच में गिर रहे हैं। मेरे ख्याल से चीन और अमेरिका दोनों आपकी इस मौलिक कमजोरी को, सैद्धांतिक कमजोरी को, व्यवहारिक कमजोरी को, बिकॉज फंडामेंटली ये बहुत वीक है, इस चीज को समझ गए हैं कि ये इनके ऊपर, बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम के ऊपर ये पाखंड को चलाते रहना उनकी मजबूरी है। इसीलिए हम कुछ भी करेंगे, ये उस पाखंड के सामने नहीं बोलेंगे। और यही आप देखने को मिल रहा है कि कल आता है, आपके साथ चॉकलेट खाता है। चीन 24 घंटे के अंदर, चीन और अमेरिका दोनों ने आपको चॉकलेट भी खिलाया और दोनों ने आपको इंजेक्शन भी दिया। ये दोनों स्थिति हो गई। यही तो कारण है। अब मैं फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए आ रही हूँ, बहुत ब्रीफ में, और एक 1.5 मिनट में अगर आप लोग दोनों अपनी बात खत्म कर ले। मीनू जी, अब मैं मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि इस पूरे एपिसोड में, चाहे वो अमेरिका का एपिसोड हो, चाहे चाइना का एपिसोड हो, वेनेजुएला के हमले के बाद जो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के बारे में कही कि प्लीजेस मी, और उसके बाद फिर वो फोन पर बात नहीं कर रहे थे, ये सारी जो गतिविधियां इतने दिनों में दिखी हैं, आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी क्या मजबूत होकर निकल रहे हैं, पूरी तरह से कमजोर? बहुत संक्षेप में। हाँ,
मोदी जी न केवल कमजोर होके निकल रहे हैं इस सारे घटनाक्रम के बीच में से, बल्कि वो एक नाकाबिल प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। खासकर विदेश नीति के फ्रंट पे तो बिल्कुल ही टोटल फेल्योर, मतलब देश को कहीं का नहीं छोड़ा। या तो आपने विश्व गुरु बना दिया था देश को, और या आज आप धक्के खाते फिर रहे हैं कि अमेरिका ने आपको धकिया दिया है तो आप चाइना के उसमें जाके पड़ गए हैं घर पे, और चाइना जो है आपको वो बिल्कुल आपको उसने अपने चरणों का दास बना लिया है। मतलब ये नौबत आ गई है, अगर सिद्धार्थ जी की माने, कि वो आके पार्टी आके धमक गई है आपके घर में। मतलब किसी की हिम्मत है कि इंडिया जैसे देश के सामने वो आके धमक जाए? तो मोदी जी जो है, विदेश नीति मोदी जी के वश का रोग नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जयशंकर जो है वो प्रो अमेरिका माने जाते हैं। और आपको ध्यान होगा एससीओ समिट में जयशंकर गए नहीं थे मोदी जी के साथ में, इफ आई एम करेक्ट। तो अब ये जो चाइना के साथ इनकी जो विदेश नीति है उसको संभालेगा कौन? क्योंकि चाइना प्रो चाइना नहीं माने जाते जो जयशंकर, तो ये संभालेगा कौन? आपने इस तरीके का एक जो देश की विदेश नीति है उसका उसको बिल्कुल रडरलेस बना दिया है। कोई मतलब कुछ पता ही नहीं है कि आप इधर हैं कि उधर हैं कि बीच में हैं। मतलब लेकिन क्या होता है आपको कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपने ये सोचा कि या तो इस एक्सट्रीम पे चले जाओ या इस एक्सट्रीम पे चले जाओ, कोई ना कोई तो हमें अपने साथ बैठा ही लेगा। देखिए चाइना आपको कभी भी साथ नहीं बैठाएगा, क्योंकि आपका पॉपुलेशन के अलावा कोई चीज उससे मैच नहीं करती है। आपकी इकोनॉमी मैच नहीं करती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपका चेक नहीं करता है। आपकी इकोनॉमी जो सबसे पहली बात जो है कि आज तो जिसकी इकोनॉमी सबसे ऊंची है वो सबका मालिक है, तो आप उनके साथ तो कोई मैच ही नहीं आपका। और उल्टे आपके सीमा के विवाद है, 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है भारत की और चाइना की, जो अनडिफाइंड है, जिसके ऊपर ये झगड़े चलते रहते हैं कि चाइना कभी यहाँ दावा ठोक देता है, कभी वहां दावा ठोक देता है, वो इसी वजह से ठोक देता है। तो वो आपको बराबर में क्यों बैठाएगा? और मोदी जी अगर ये चाह रहे हैं तो ये मुगालते में है, और अभी देश और धक्का खाएगा। देखिए पंचशील साइन हुए थे और उसके बाद ही चाइना ने आक्रमण किया था इंडिया के ऊपर, इमीडिएटली आफ्टर हुआ था। तो चाइना तो हमेशा धोखा देने की कला में माहिर है। वो कभी भी इंडिया को तो वो अपना एडवर्सरी समझता रहा, और लेकिन उन्होंने वो आगे निकल गए हैं, अब आपसे बहुत आगे निकल गए हैं। आप मतलब बहुत आपका उनका 20% है टोटल वर्ल्ड की जीडीपी का उनके हिस्से में। हम क्या है? हम तो 4-5 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी नहीं है। तो हम तो रेस्ट ऑफ द 50 में है। 30% अमेरिका के पास है, 20% चाइना के पास है, रेस्ट ऑफ द 50 में पूरी दुनिया है, उसमें हम भी है। तो हम तो कहीं उनके बराबर में बैठ भी ना। मोदी जी कर क्या रहे हैं कोई समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली तो चाइना अमेरिका के साथ जो अभी फियास्को हुआ है ना, अब टाइम था कि ठहर जाएं, रुक जाएं। जब आप इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाते हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कोई भी डिसीजन लेने की, कि यहाँ जाए कि वहां जाए। शांत बैठ जाते, बैठ के निर्णय लेते। मैंने पहले भी कहा था कि अल्टीमेटली आपको नेहरू की नॉन अलाइनमेंट की नीति पे जाना पड़ेगा, लेकिन उसको ये बता के जाएंगे नहीं, पब्लिक को नहीं बताएंगे हम नेहरू की नॉन अलाइनमेंट की नीति पे आ रहे हैं। उसका नाम बदल देंगे और फिर ये देखिए मोदी डॉक्ट्रिन है जी। ये तो जी अब लास्ट में क्या इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही हैं तो क्या अब हम ये कहें, क्योंकि हम चीन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, कि चाइना ने क्या मोदी को अब अपना गुलाम बना लिया है? मोदी जी अब कभी भी इंडिपेंडेंट माइंडेडली नहीं कर पाएंगे। एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी के चक्रव्यूह में वो फंस गए जहां पर अब वो निकल नहीं सकते, और चीन ने भी उनको गुलाम बना लिया। ना वो ट्रंप के खिलाफ बोलेंगे और ना चाइना के। मेरे ख्याल से पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम मोदी जी की छवि का बंधक बन चुका है। जिन लोगों ने भी देवानंद की फिल्म गाइड देखी है उसको पता है कि शुरुआत में भले वो जेब कतरा था, लेकिन अपने आप को उसने जैसे ही कोई साधु सन्यासी घोषित कर दिया तो अंत में आपको साधु सन्यासी बना के ही लोगों ने आपको शहीद, आसपास के गांव वालों ने यहाँ तक कि देवानंद को उस फिल्म में शहीद कर दिया। तो इन्होंने जो अपने आप को विश्व गुरु का तमगा दिया था और ये जो छवि दी थी, ये मेरे ख्याल से अपनी छवि के खुद ही बंधक बन गए हैं। क्योंकि हमको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी गोरे हैं, चाहे वो यूरोप के हों या अमेरिका के हों, वो उपनिवेशवादी होते हैं। उपनिवेशवादी जो होता है वो आपके देश का या आपके लोगों का आर्थिक शोषण करता है। लेकिन चीन जो है वो विस्तारवादी देश है, वो आपका जमीन कब्जा करता है। दोनों में बहुत अंतर है। एक है जो आपका आर्थिक शोषण करता है, दूसरा है वो आपके घर में आके बैठ जाता है। एक है जो आपके घर का
कुछ हिस्सा आपकी कमाई का कुछ हिस्से पर वो अपना दावा ठोकता है, या किसी तरह से आपके कमाई का 10% हिस्सा वो ले जाता है। दूसरा चीन है, जो कि आपके घर में आके बैठता है और कहता है कि तुम कौन भैया, मैं ये घर मेरा है। तो चीन इसीलिए खतरनाक है। और चीन का सबसे बड़ी बात है, चीन भारत को सांस्कृतिक रूप से अपना सांस्कृतिक दुश्मन मानता है, कल्चरल दुश्मन मानता है। क्योंकि 2200 साल पहले, आज से 2000 साल पहले, जिस समय चीन में एक हान नाम की संस्कृति थी, अपनी एक उनकी एक संस्कृति थी, उस समय जो भारत से जो बौद्ध धर्म गया था, उसने हान संस्कृति को पूरी तरह से खत्म कर दिया और बौद्ध धर्म एक समय में चीन में फैल गया। चीन उससे इतना भारत से नाराज है कि सांस्कृतिक रूप से भारत की ओर से हमला हुआ था कि आज चीन में 91% लोग हान संस्कृति के लोग हैं। तो उनका यह मानना है कि मेरी एक बहुत बड़ी संस्कृति थी, पूरे चीन पर मेरा कब्जा था, भारत से एक बौद्ध धर्म आया था और उसके चलते मेरा पूरा का पूरा राजपाट बिगड़ गया। तो भारत को चीन हमेशा सांस्कृतिक दुश्मन मानता है। उसका मानना है कि दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता उसकी है। आप कह रहे हैं कि विश्व गुरु मैं हूं, तो मुझे एक बताइए कि एक म्यान में 2 तलवार कैसे रह सकती है? यहाँ 2 नहीं 3 तलवारें हैं। एक ट्रंप साहब अलग ही तलवार है, एक म्यान एक है कि विश्व गुरु दुनिया का कौन है? ट्रंप बोल रहा है मैं हूं, इधर शी जिनपिंग बोल रहे हैं कि सबसे पुरानी संस्कृति हम हैं, बीच में हम डमरू बजा रहे हैं बैठ के कि नहीं नहीं भैया विश्व गुरु तो हम हैं। तो आप सुनिए, आप सोचिए कि आपकी स्थिति क्या हो रही है, आप डमरू ही बजाते रह जाएंगे, क्योंकि म्यान में तो दूसरी 2 तलवारें अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मीनू जी, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।